कोचिंग सेंटर में आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज के वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 4 हम चल रहे थे। यूनिट 4 का हमारा जो नाम था ये था प्रिज्म और प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, यानी प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट 12th में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी है, और जो साथ में 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। 10th वाला के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और 12th वाले में कहीं ना कहीं इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसलिए इसको 10th और 12th दोनों वाले इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में देखते हैं ये जो कहता है कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण में कहता है कि न्यूटन ने सर्वप्रथम, यानी ये जो प्रकाश का वर्ग विक्षेपण की घटना है इसको न्यूटन ने बताया था। यह ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है कि प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के बारे में किसने बताया, तो न्यूटन ने बताया। और कब बताया, तो 1666 ईस्वी में, यानी न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया। यानी कहने का मतलब है कि जब 1666 ईस्वी की बात में न्यूटन ने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया, यानी कहने का मतलब है कि उसको देखा कि जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश को गुजारा तो देखा उससे क्या होता है। वही हुआ कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया और बताया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। यानी वही कहा कि न्यूटन ने सर्वप्रथम 1666 ईस्वी में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया, यानी जांचा कि देखते हैं करके कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के गुजारते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, यानी व्हाइट लाइट है, वह 7 रंगों में बट गया। तो वही कहता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, हम आपको फिगर भी बताएंगे इसमें, बस इसके बाद हम फिगर बताएंगे। तो कहता है कि जब श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत किरणें आधार की ओर मुड़ जाती है। कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत किरणें आधार की ओर मुड़ जाती है और वह 7 रंगों में बट जाती है। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बटने की घटना को प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहा जाता है। तथा कहता है विक्षेपित प्रकाश को, यानी जो फैला हुआ जो 7 को प्रकाश निकला, 7 को रंग निकला है, मतलब एक लाइट से जो 7 को कलर निकला, तो ही कहता है विक्षेपित प्रकाश को किसी पर्दा पर प्राप्त करते हैं, यानी किसी स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं तो 7 रंगों की एक सतत रंगीन पट्टी दिखाई देती है। सतत रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो इस जिसे वर्णक्रम या वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक बार हम फिर से पहले ध्यान से इतना दूर समझते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, कहता है 1666 ईस्वी की बात है। न्यूटन ने प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का यानी प्रकाश का विश्लेषण किया और बताया कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों से मिलकर बना है। तो कहता है जब किसी प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो निर्गत किरणें, यानी जो किरणें पार करती है, हम फिगर में आपको बताएंगे, तो निर्गत किरणें आधार की ओर मुड़ जाती है और मुड़ने पर यह 7 रंगों की एक 7 मुड़ जाती है और 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। तो श्वेत प्रकाश के इस प्रकार 7 रंगों में बांटने की घटना को प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहा जाता है। और विक्षेपित प्रकाश को एक पर्दे पर प्राप्त करने पर एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी यानी सतत रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग वर्णपट या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्रिज्म से सूर्य का व्हाइट लाइट जब गुजरता है तो ये जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 रंगों में बट जाता है। तो इस घटना को कोई प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहा जाता है। हमने नोट में कुछ पॉइंट लिखे कि प्राप्त रंगों को
भीप ग्योर से याद रखते हैं, यानी जो रंग प्राप्त होता है, लगता है कि यह 7 रंग प्राप्त होता है, तो 7 रंग प्राप्त होता है तो किस क्रम से रहता है, तो उसको हम एक अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में बताएं कि भीप ग्योर इस रूप में रहता है, लेकिन इधर से हम लोग पढ़ते हैं। फिगर में हम आपको सब बताएंगे। ऐसे भी का मतलब हुआ वायलेट, आई का मतलब इंडिगो हुआ, बी माने ब्लू हुआ, जी माने ग्रीन हुआ, वाई माने येलो हुआ, ओ माने ऑरेंज हुआ और आर माने रेड हुआ। इसे हम लोग याद रखते हैं। अब फिर नोट में हम लिखे कि प्रकाश के बन विक्षेपण का एक सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष। हम लोग देखते हैं कि जब वर्षा का इसी चैप्टर में पढ़ने का भी है इंद्रधनुष, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों पर, कभी कभी हम देखते हैं कि जब वर्षा के दिन रहता है और वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो दर्शक को, दर्शक माने कौन होंगे, अगर हम देख रहे तो हम दर्शक होंगे, आप देख रहे तो आप होंगे दर्शक, जो देख रहे हुए होंगे दर्शक। तो कहता है जब वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो दर्शक को अष्टक्रमी रंगों की, यानी 7 रंगों की एक रंगीन छाप दिखाई देती है, जिसे सतत रंग, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें 7 कलर दिखाई देता है, तो ये इंद्रधनुष, लेकिन प्राय 2 इंद्रधनुष एक साथ बनते हैं। एक को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा छोटा और चमकीला होता है। तो हम बाकी इंद्रधनुष के बारे में हम जब इंद्रधनुष टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल ये कहता कि प्रकाश के बन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष होता है। आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष होता है और प्रकृति अपने आप बनाती है, यानी इंद्रधनुष प्रकृति अपने आप बनाती है। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए कि कैसे अपने आप बनाती है, थोड़ी सी चर्चा कर। देखिए होता क्या है कि जब वर्षा के दिन होती है, तो कभी कभी क्या होती है कि जब वर्षा के दिन होती है तो वर्षा पड़ रही है, पानी पड़ रही है और उसी समय धूप भीग जाती है, तो वर्षा का जो पानी है वो तो प्रकृति में ही रह जाता है, प्रकृति में ही रह जाता है। और जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो बूंद जो है, वो बूंद हमारा जो है, वर्षा की बूंद जो है हमारा, यानी रेन ड्रॉप जो है, वो हमारा प्रिज्म का काम करने लगता है। वो बूंद हमारा प्रिज्म का काम करने लगता है, जिसके कारण से वह 7 रंगों की 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वर्षा की बूंद है वो हमें प्रिज्म की काम करती है। तो इसीलिए कहा गया कि प्रकाश के बन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष होता है। और प्रकृति ये अपने आप बनाती है। ये तो जाने जाए कि प्रकृति अपने आप बनाती है, क्योंकि ये अचानक कभी कभी घटना देखने को मिलता है, यानी कि हर एक बार वर्षा हुई तो हर एक बार होगा, ऐसा नहीं है। ये तभी होती है जब वर्षा होती है और उस समय धूप भी उग जाता है कभी कभी। और हम ये कह सकते हैं, एक परिभाषा और हमने दी, तो कहता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, आप सिंपल में बोल सकते हैं कि जब कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो प्रिज्म हमारा क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, क्योंकि वह कांच का बना होता है। और पारदर्शी माध्यम का मतलब हुआ कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उसे अपारदर्शी माध्यम पार करे, और जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और कुछ भाग इधर नहीं पार करे तो उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जिसे घिसा हुआ कांच बोल सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज बोल सकते हैं। तो इसमें कभी कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश का बन विक्षेपण कहा जाता है। देखते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या कहता है, प्रकाश का बन विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया प्रिज्म, हो गया
ABC एक प्रिज्म हो गया, ये इसके अवर्तक कोण हो गया, ये जानते हैं आधार हो गया, ये हमारा व्हाइट लाइट हो गया, यानी श्वेत प्रकाश हो गया। क्योंकि हम जानते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, अब देखिए हम आपको प्रिज्म के बारे में पहले भी बता दिए थे। ये हमारा आवर्तक तल हो गया 2, ये आधार हो गया। हम जानते हैं ये अगर नहीं रहता, ये रुकावट हमारा नहीं रहता, ये प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती। तो होता क्या है कि यहां से किरण AB ये तल है, आवर्तक तल, यहां से किरणें अपवर्तित होती 2, ये हो गया। देखिए अब देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या कहता है, हमने अभी आपको परिभाषा में बताया कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब यहां से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गया, व्हाइट लाइट गया, सूर्य का श्वेत प्रकाश गया, और जाने के बाद ये जान दे कि यहां से किरणें अपवर्तित हुई और यहां से ये 7 रंगों में इस रूप में बट गई। यहां तक पहले आई और कहता जब किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये निर्गत किरण, ये निर्गत किरण, इस किरण को क्या नाम बोलते हैं, ये निर्गत किरण होगी। ये बोलता है जो निर्गत किरण है ये आधार की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये आधार इधर आधार की ओर मुड़ी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर क्या थी, एक लाइट थी, श्वेत का सिर्फ सूर्य का सिर्फ श्वेत प्रकाश था, और यहां से ये निर्गत किरण जो है आधार की ओर मुड़ गई। और अगर ये नहीं रहता प्रिज्म तो प्रकाश ये सीधे निकल जाती। तो इस प्रकार ये मुड़ने पर ये 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे सतत रंगीन पट्टी कहा जाता है या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो रंग का क्रम होता है, ये जो हमारा ये हो गया सतत रंगीन पट्टी हो गया। अब ये जो रंग का क्रम होता है, अभी हमने देखिए क्या बताया, VIB विब ग्योर, तो इधर से लिखते हैं, ये हमारा R हो गया, रेड हो गया, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और भी 2 2 4 2 6 1 7। देखिए इस तरह से हमारा रंगों का क्रम हो गया। ये पहला जो होता है रेड होता है, दूसरा जो होता है ऑरेंज होता है, तीसरा होता है येलो, चौथा ग्रीन, पांचवा ब्लू, छठा इंडिगो और सातवां जो होता है वायलेट। इस तरह से हमारा रंगों का क्रम होता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसी को हम लोग बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश के इस प्रकार 7 रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसमें देखिए क्या, ये जो हमारा हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, डेल्टा R। डेल्टा मैंने समझ गए,
डेल्टा का मतलब हुआ कि विचलन कोण, और आर का मतलब हुआ रेड का विचलन कोण। अगर यहां से लेके ये कहने का मतलब है इस तरह से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज का। यानी कहने का मतलब है ये हमने रेड तक लिए हैं तो लाल का विचलन हुआ, और अगर ये बैंगनी ऑरेंज तक लेते तो ऑरेंज का विचलन होता, और ये येलो तक लेते तो येलो का विचलन। इस तरह से हमारा विचलन कोण हो गया। तो हम रंगों का जो क्रम देखते हैं, हम बोल सकते हैं कि आर मने हुआ रेड हुआ हमारा, रेड हुआ, ओ मने ऑरेंज हुआ, वाई मने येलो हुआ, जी मने ग्रीन हुआ, और बी मने ब्लू हुआ, आई मने इंडिगो हुआ, इंडिगो हो गया हमारा, और भी मने वायलेट हो गया। तो रेड मने हमारा लाल हो गया, ऑरेंज मने नारंगी हो गया, येलो मने पीला हो गया, ग्रीन मने हरा हो गया, और ब्लू मने नीला हो गया, इंडिगो मने हम बोल सकते हैं आसमानी कलर, या इसी को बोल सकते हैं जामुनी, और वायलेट मने हो गया बैगनी। ये हमारा है। अब देखिए हम इससे कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है। क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है। तो विचलन, तो यहाँ तो कौन है, रेड का, तो सबसे बड़ा एंगल जो बनाएगा क्या बनाएगा यहाँ पर, बैगनी। यानी सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछे, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछे तो किसका होता है, लाल रंग का। लेकिन आपको पूछे कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है या सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही खतरे का संकेत भी लाल दिया जाता है और सिग्नल का संकेत भी लाल दिया जाता है। क्योंकि यह कोहरा कुहासा रहने पर भी इसकी लाइट लाल रंग का आसानी से आ जाता है, इसीलिए खतरे का संकेत भी लाल दिया जाता है। लेकिन विचलन का जो मान होता है लाल रंग का कम होता है, लाल रंग का कम होता है, उससे थोड़ा अधिक ऑरेंज का होता है, उससे अधिक येलो का होता है, उससे अधिक ग्रीन का, उससे अधिक ब्लू का, इससे अधिक इंडिगो का, उससे अधिक बैगनी का। यानी सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक, लेकिन विचलन और प्रकीर्णन कम, और बैगनी रंग का विचलन और प्रकीर्णन अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो इस तरह से बातें आप लोग याद रखिएगा। यह ऑब्जेक्टिव में जो 3 पॉइंट हम बोले हैं, ये 3 में हर हाल में एग्जाम में आपको देगा। फिर हम आपको प्रकीर्णन भी बताएंगे, प्रकीर्णन भी क्या होता है। अब इसमें विचलन को और स्पष्ट करना है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए, इस किरण को हमने जब पीछे को बढ़ाएं तो ये जो स्थान हुआ हमारा रेड के हुआ, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाते तो वहां से जो एंगल बनता उसका हो जाता। तो इस तरह से हमारा विचलन का स्थान स्पष्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मतलब वही टॉपिक, अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ग्राफ के माध्यम से बताएं, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं। देखिए कहता है क्या, या बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन देता है जिसमें स्टूडेंट बहुत फिर लगता है कि सिलेबस से बाहर आ गया। वैसे स्थिति में जैसे क्वेश्चन देता है कि कोशी के समीकरण क्या लिखें, 2 मार्क्स का कर देता है। तो पहले हम समझ ले कि व्याख्या, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यानी तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, के साथ किसी दिए हुए माध्यम के अपवर्तनांक, यानी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और अपवर्तनांक दिए हुए माध्यम के अपवर्तनांक, यानी आप इसको म्यू से भी बोल सकते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक म्यू में परिवर्तन को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है।
यानी कहता है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा के साथ किसी हुए यानी तरंगदैर्घ्य दिया हुआ रहने पर अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल समान हो, परंतु किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो, और इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक राशि प्रयुक्त होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो वही कहता है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा के साथ किसी दिए हुए यानी तरंगदैर्घ्य लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य को दिया रहने पर अपवर्तनांक में कुछ परिवर्तन होता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए ये ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें ये ऊपर की ओर y इंडिकेट हो रहा है, इधर की ओर x, और इधर की ओर तरंगदैर्घ्य इंडिकेट हो रहा है, और ये हमारा क्या है अपवर्तनांक। अब ये कह रहा है कि अपवर्तनांक का मान जैसे जैसे अब अपवर्तनांक का मान इस तरह का देखिए ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए अपवर्तनांक का मान बढ़ने से यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है घटता है। आप इस तरह से रिलेशन लगा सकते हैं कि इसका मान बढ़ रहा है, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य का मान घट रहा है। मैंने यहाँ जो व्याख्या किया है रिलेशन अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच में संबंध स्थापित कर दिया है कि ये जो अपवर्तनांक बढ़ रहा है, देख रहे हैं, अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो इधर की ओर घट रहा है। यानी आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे सकता है कि अपवर्तनांक का मान बढ़ने से तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है तो घटता है, या तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मान घटने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। ये रिलेशन दिया है। तो इस तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या हो जाती है और कहता है तरंगदैर्घ्य तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध को, ये जो रिलेशन है, ये ग्राफ जो बताया है, कहता तरंगदैर्घ्य तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध को सर्वप्रथम कुसी नामक वैज्ञानिक ने समीकरण का प्रारूप दिया। यानी ये जो रिलेशन अभी हम बताया कि अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा है घट रहा है, या तरंगदैर्घ्य घट रहा है तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसका जो ये प्रारूप दिया, इसको एक कुसी नामक वैज्ञानिक ने जो है, जैसे न्यूटन हमारा एक वैज्ञानिक, उसी प्रकार कुसी नामक वैज्ञानिक ने इसे समीकरण का प्रारूप दे दिया, यानी समीकरण के रूप में लिख दिया, जिसे कुसी का समीकरण कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में दे कि कुसी का समीकरण क्या है तो बस ये लिखना है, यानी म्यू का मान लगभग बराबर बोलता है अपवर्तनांक का मान a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर प्लस इसी रूप में सी, जहाँ a और b क्या है कुसी का नियतांक यानी कांस्टेंट। अक्सर आपको देखते होंगे कि जब भी कोई नियम देता है तो कुछ ना कुछ नियतांक रहता है, कहीं पर k आता है तो कहीं पर a आता है तो कहीं पर c आता है तो कहीं पर g आता है। यानी उस मान को निश्चित करने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता है, यानी पूरा मान नहीं होता तो किसी से मल्टीपल किया जाता है, तो वो जो मल्टीपल किया जाता है यानी गुणांक जो किया जाता है, अब दूसरे बात के मतलब गुना किया गया हो 0.1 से गुना किया तो उसको एक ABC कुछ करके नाम दे दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार म्यू, तो यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी रिलेशन देख रहे हैं कि म्यू ऊपर है लेकिन लैम्डा क्या है नीचे, तो इस रूप में दिया जहाँ a तथा b का कुसी का नियतांक। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को अगर कुसी का समीकरण भी दे तो अब आप देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। इसमें क्या होता है, अगर आपको देखिए पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन क्या है या व्यंजक दे तो देखिए इसमें कहता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटा साइन a बाई 2। यही हमने सीखे थे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से, म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन y। लेकिन आप बोलता है पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन बताना, यानी इसमें डेल्टा का मान निकालना है। पतले प्रिज्म थोड़ा पतला रहना चाहिए, उसके कारण विचलन क्या होता है यानी डेल्टा। अब देखिए तो यहाँ पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है कि डेल्टा यम यानी विचलन कोण का जो मिनिमम मान होता है वही लगभग कहा जाता है डेल्टा के बराबर होता है, यानी विचलन कोण के मान के ही बराबर होते हैं। और साइन थीटा का जो मान है
ये लगभग थीटा के बराबर होते हैं। यानी साइन थीटा का मान जो है, हम लोग बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का जो मान होता है ये इसके कोण के बराबर है। यानी साइन 60 का जो मान है, अगर उस बात के मतलब यहाँ 60 है तो वो 60 के बराबर होता है। साइन अगर 80 है 90 है तो 90 के मान के बराबर होते हैं। ये शर्त ध्यान रखना कि पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा या मिनिमम जो है डेल्टा के बराबर साइन थीटा थीटा। अब यहाँ से आते हैं तो म्यू बराबर साइन थीटा के रूप में ये, इसके थीटा के रूप में ये है, तो ये जो है इसके बराबर, यानी साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और डेल्टा यम की जगह क्या लिख सकते हैं डेल्टा और बाई 2 और फिर साइन थीटा के रूप में ये बाई। फिर से यहाँ देखते हैं साइन, यहाँ थीटा का मान ये टोटल का मान इसके बराबर है, यानी साइन थीटा के बदले हमने थीटा लिख सकते, यानी साइन खत्म हो गया था तो यहाँ साइन खत्म हुआ तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया, लेकिन यहाँ डेल्टा एम की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा, फिर यहाँ भी खत्म। अब म्यू बराबर आ गया ए प्लस डेल्टा बाई 2 और ये देखिए ये नीचे ऊपर चल जाएगा, यानी 2 ऊपर और ए नीचे, तो 2 से 2 खत्म, यानी म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा और बटा में ए। अब ए इधर आ जाएगा तो और म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं म्यू ए और ये प्लस यही पट जाएगा माइनस, यानी इसलिए हम बोल सकते हैं डेल्टा बराबर यहाँ से ए कॉमन तो म्यू माइनस। ये जो हमारा हुआ पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, तो पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन यानी ए मने क्या हुआ यहाँ, और ए मने यहाँ हो गया अपवर्तक कोण, म्यू मने क्या हो गया अपवर्तनांक। अगर अपवर्तक कोण और अपवर्तनांक दिया है तो उससे हम विचलन कोण का मान हम निकाल सकते हैं। तो यही हमारा हो गया। अगर आपसे पूछे कि पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन क्या हो तो हमारा आंसर यहाँ तक क्लियर। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कोणीय बर्ण विक्षेपण तथा बर्ण विक्षेपण क्षमता। इसमें 2 टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के रिलेटेड है, यानी कोणीय बर्ण विक्षेपण जब समझिएगा तभी आप बर्ण विक्षेपण क्षमता समझिए। एंगुलर डिस्प्रीजन एंड डिस्प्रीसिव पावर। तो पहले हम समझते हैं कि कोणीय बर्ण विक्षेपण क्या है। कोणीय बर्ण विक्षेपण कहता है विक्षेपित प्रकाश के, विक्षेपित माने फैला हुआ प्रकाश के किन्हीं 2 पर, यानी 7 रंग होते, 7 में किन्हीं भी 2 पर, रेड वायलेट, येलो ग्रीन, ब्लू इंडिगो, कोई भी विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंग यानी 2 वर्ग के बीच के कोण, यानी 2 रंगों के बीच के कोण को ही कोणीय बर्ण विक्षेपण कहा जाता है और इसे थीटा से सूचित किया जाता है, यानी कोणीय बर्ण विक्षेपण को थीटा से सूचित किया जाता है। हम फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं कि कोणीय बर्ण विक्षेपण कहाँ होता है। तो कहता है विक्षेपित प्रकाश यानी फैला हुआ प्रकाश के किन्हीं 2 वर्ग यानी 7 रंग में से किन्हीं 2 वर्ग के बीच के कोण को कोणीय बर्ण विक्षेपण कहा जाता है, इसे थीटा से सूचित किया। अब हम इसको फिगर देखते हैं। ये हमारा ABC हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हमारा अपवर्तक कोण हो गया, ये हम जानते हैं आधार हो गया, और ये हमारा व्हाइट लाइट, हो गया यानी श्वेत प्रकाश। अब कहता है विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 वर्ण, यानी 2 कोई भी 2 वर्ण लीजिए। यहां से हम 7 रंग में नहीं बांटते हैं, यहां से हम 2 वर्ण में ही बांटते हैं। उसके बाद ये निर्गत किरण आधार की ओर मुड़ जाएगी। ये बस हमने 2 कलर में ही बांटे। चलिए रख लेते, ये रेड हो गया, ये कलर का नाम रेड रखते क्योंकि किन्हीं 2 वर्ण बोल रहा है, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2। आप कोई दूसरा भी ले सकते 7 रंग। ये वायलेट हो गया, बैगनी हो गया। अब देखिए क्या है, इस किरण की ओर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए ये मान लेते हैं पीडाइस हो गया हमारा। अब ये जो रेड किरण है इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये जो गया है
इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये जो किरण है ये वायलेट, इसको भी पीछे की ओर करते हैं। ये देखिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं, चलिए यम कुछ भी दे दीजिए। इस तरह से हमने किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो वर्ण, किसी को दो वर्ण हम ले लिए, एक रेड ले लिए वायलेट। ये तो हम इसलिए खींचे कि अगर ये प्रिज्म नहीं जाता तो सीधे निकल जाते, ये प्रिज्म नहीं जाता तो सीधे निकल जाते, लेकिन और ये दो पीछे हम क्यों नहीं किए, तो ये जो हमारा हुआ यहां से यहां, ये डेल्टा आर हो गया, रेड के लिए विचलन हुआ, और यहां से ये जो कोण हो जाएगा, ये जो हमारा कोण का मान होगा, ये डेल्टा क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। डेल्टा मैंने विचलन और भी मैंने वायलेट यानी बैगनी रंग का विचलन, और ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, थीटा। यही होगा हमारा थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्योंकि इसमें देखिए क्या कर रहा है कि विक्षेपित प्रकाश यानी फैला हुआ प्रकाश, रेड वायलेट दो लिए, किन्हीं दो वर्ण, वही हो गया रेड वायलेट के बीच का कोण, इस दोनों के बीच का कोण ये देखिए हमने पीछे की ओर बढ़ाया है, ये कहाँ मिला, यहां पर, के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, थीटा। यानी हम इससे बोल सकते हैं कि कोण आर यम भी, यानी हम बोल सकते हैं चित्र से कोण आर यम भी बराबर कोण थीटा, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण बोल सकते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोणीय, अब फिगर से भी आपको स्पष्ट हो गया कि विक्षेपित फैला हुआ प्रकाश के दो वर्णों के, तो हम किसी भी लेते, अगर ऑरेंज रेड भी लेते तो भी उसका जो बीच में इस तरह से एंगल बनता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अभी हम वर्ण विक्षेपण क्षमता नहीं पढ़े, सिर्फ कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा। अब हम देखते हैं कुछ आगे, तो कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा बराबर, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना ये बीच वाला कोण का मान। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है डेल्टा भी, इक्वल के लिए मान है, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, कौन, डेल्टा आर। तो ये बीच वाले हमारे कौन होंगे, 90 में से 60, 90 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30, यानी 30 जो हमारा मान होगा वो क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को घटाना, तो अधिक कोण यहाँ पर क्या है, डेल्टा भी, और कम कोण कौन है, डेल्टा आर। यानी हम लिख सकते हैं थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। क्लियर। अब हम देखते हैं थीटा बराबर डेल्टा भी की जगह हम लिख सकते हैं म्यू भी माइनस 1 इंटू, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, और फिर म्यू आर बराबर लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू, अभी तुरंत हमने निकाला। तो यहां सिर्फ यही देखिए, डेल्टा पतले प्रिज्म के विचलन से, तो इसमें डेल्टा बराबर, तो देखिए डेल्टा है यहाँ, लेकिन भी की जगह क्या, यहाँ पर कुछ नहीं था तो अब वर्तमान में कुछ नहीं थी, यहाँ भी है तो क्या है, यानी भी रंग का विचलन। तो इस कारण से यहाँ म्यू भी माइनस 1 इंटू है, फिर यहाँ रेड है तो म्यू आर माइनस 1 इंटू। अब हम आगे करते हैं, थीटा म्यू भी गुना है, ये हो जाएगा हमारा म्यू भी है, फिर ए गुना है, ए हो जाएगा, फिर माइनस प्लस म्यू आर है, फिर माइनस माइनस प्लस ए गुना है, ए से खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा थीटा बराबर निकल जाएगा। अब देखिए म्यू भी ए और म्यू आर है, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए, यानी ए बराबर हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर। तो यही है, यही तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ए मैंने वर्तक कोण हो गया, और दो ये दो किरण का दो रंग का, जैसे बैगनी का रंग का वर्तमान क्या होता है और ये रेड रंग का वर्तमान क्या होता है, अगर दोनों का डिफरेंस करके ए से मल्टीपल कर दिया जाए तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान निकल जाएगा।
देखिए अब है हमारा टॉपिक, हमने बताया था कि ये दो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है, कोणीय बल विक्षेपण तथा बल विक्षेपण क्षमता। तुमको कोणीय बल विक्षेपण हमने पढ़ चुके, अब कहता है बल विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पेसिव पावर। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो वर्णों के बीच के कोण, यानी फैला हुआ प्रकाश के किन्हीं दो वर्ण के बीच के कोण थीटा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो वर्णों के बीच के कोण को ही कोणीय बल विक्षेपण कहा जाता है, और उसको किससे सूचित करते हैं, थीटा। तथा माध्यमान किरण, माध्यमान किरण कहने का मतलब हुआ कि बीच वाले किरण, यानी जो दो किरण आपने लिए उसके कोई बीच वाले किरण। माध्यमान किरण के विचलन के अनुपात को बल विक्षेपण कहा, यानी बल विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से। कोणीय बल विक्षेपण को हम लोग थीटा से और बल विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से। कहता विक्षेपित प्रकाश के यानी ओमेगा बराबर, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, कहता विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो वर्णों के बीच के कोण यानी थीटा, और कहता है माध्यमान किरण के विचलन, तो अनुपात बटा हो गया, और माध्यमान किरण के विचलन, विचलन के लिए डेल्टा का हमने उपयोग किया, और माध्यमान किरण चलिए हमने क्या ले लिया, एलओ ले लिया। दूसरा किरण दूसरा भी ले सकते हैं, यानी दो वर्णों के बीच के कोण तथा माध्यमान किरण बीच वाला, तो ऐसे एलओ ही आता है, तो हमने एलओ ले लिया। तो एलओ माध्यमान किरण के विचलन, विचलन तो हमारा डेल्टा हो गया, के अनुपात, अनुपात ये बटा हो गया, को बल विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। देखिए इसको हम कुछ बढ़ाते हैं, तो ओमेगा बराबर हमारा ये थीटा, थीटा का मान अभी हम निकाले म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और यहाँ डेल्टा वाई है, तो हम अभी बताए कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो इसलिए डेल्टा वाई है तो इसको लिख सकते हैं म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए, ए से ए हमारा खत्म हो गया, इसलिए बल विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर निकल गया कि म्यू भी माइनस म्यू आर और म्यू बाई माइनस। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में